जय हिंद बच्चों। ई कॉमर्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट पर हम लोग ध्यान देंगे और विशेष रूप से ये सब बोर्ड के लिए है। सीबीएसई बोर्ड के लिए तो कुछ ज़्यादा ही है और उसमें हम लोग देखेंगे थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और सब सीधी सी बात यह है ना कि महत्वपूर्ण किस मामले में देखा जाता है? जो काम की बातें हैं, जैसे हमारे काम में आए तो जितने इस सेगमेंट में यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी यूनिट्स है ना, तो सबसे ज्यादा मार्क्स अलॉट इसी पर है। 12 नंबर 12 मार्क्स, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई बात नहीं। तो आइए हम लोग इस मुद्दे पर सीधे आते हैं और बड़े इत्मीनान से आराम से सीख लेंगे। तो इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम यहां अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और कैलकुलेशन ऑफ इनकम हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एक बार तो हम लोग पढ़ चुके इनकम, फिर से इनकम, तो किस बात का इनकम? तो वास्तव में हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो इनकम पढ़े हैं वो एक्चुअल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो पढ़े हैं। और यहां पर मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में हम लोग यहां इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की बात करेंगे। यही अंतर है। अब इसमें भी एनसीईआरटी के हिसाब से 2 चैप्टर है, जिसमें से आज पहला चैप्टर हम रेज करेंगे। और पहला चैप्टर का जो पहला टॉपिक है सीधे उस पर आते हैं और उस टॉपिक का नाम है एग्रीगेट डिमांड। सीधी सी बात है, यहां एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है? एक बात तो बता दें कि यहां एक्चुअल नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इनकम का कैलकुलेशन की एक्चुअल हम लोग बात किए थे और यहां हम लोग एक्चुअल की बात नहीं करेंगे। यहां हम लोग फ्यूचर में कितना होगा उसकी बात करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करेंगे ना, तो फ्यूचर में कितना होगा एग्रीगेट डिमांड उसकी बात करेंगे। अब यदि आते हैं कि एग्रीगेट डिमांड तो हम लोग पढ़े हैं ना, शुरू से ही हम लोग पढ़े हैं, क्लास 11 से ही पढ़े हैं। क्या आप क्लास 10 से ही पढ़े हैं डिमांड की बात? अगर उसकी बात ना करें, एग्रीगेट डिमांड की बात करें, तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। सीधी सी बात है, एग्रीगेट का मतलब टोटल। डिमांड आप जानते ही हैं, यानी जब हम गुड्स और सर्विसेज की मांग करेंगे कि हमें चाहिए, तो एग्रीगेट डिमांड, बस यही मीनिंग है। अब हम कौन? हम सभी लोग, जितने लोग हैं हम लोग किसी इकोनॉमी में, एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी की डिमांड की अगर बात करेंगे ना, तो टोटल डिमांड हो जाएगा। और इंग्लिश में टोटल को ही क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। बस यही मीनिंग है। तो हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में क्या संभावना है। अब फ्यूचर में की बात है, एक अनुमान लगाएंगे कि अभी भाई मान लीजिए किसी भी इकोनॉमी में हम जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी फर्म्स हैं, जितने लोग हैं, सभी लोग जो गुड्स को और सर्विसेज को कंज्यूम करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम आज की बात नहीं करके हम बात करें कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद सबकी कितनी जरूरतें हैं गुड्स और सर्विसेज की, कितना चाहिए भाई। तो एक अनुमानता तो सब लोग बता सकते हैं ना आज के आधार पर कि भाई आज अगर इतनी क्वांटिटी की गुड्स लग रहा है, मान लीजिए आज चावल 1 किलोग्राम, अगर एक व्यक्ति की बात करें तो 1 किलोग्राम चावल की आज जरूरत है,
2 महीने बाद मान लीजिए कि 1.5 किलो चावल की जरूरत पड़ेगी, तो हम अनुमानता कर सकते हैं कि 1.5 किलो चावल लगेगा। इस तरह से सभी लोग, जितने लोग हैं किसी इकॉनमी में, चाहे जो भी हो, जो कंज्यूम करते हैं, कर सकते हैं। अनुमानित उनका कुल कितना डिमांड होगा, बस 1 साल का अनुमान लगा लेंगे और किसी इकॉनमी में बस वही क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। तब फाइनली हम कह सकते हैं कि ये टोटल डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल डिमांड किस चीज का, फाइनल गुड्स और सर्विसेज का। कहां पे भाई, तो किसी भी एक इकोनॉमी में, अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में कितने समय का, तो 1 साल का। सीधी सी बात है, 1 साल की हम बात करते हैं। 1 साल की बात मतलब टाइम पीरियड कितना है, 1 साल की बात करते हैं, तो वही हो गया एग्रीगेट डिमांड। अब इस परिभाषा में, इस मीनिंग में जब हम आते हैं, तो यूजुअली जब आप बुक्स में पढ़ते होंगे या जब टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो उस समय लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड को आप पढ़ चुके हैं, तो कहते हैं बस एक्सपेंडिचर हटा दीजिए, वही डिमांड हो जाएगा। एक्सपेंडिचर हटा देंगे तो वही डिमांड हो जाएगा, यानी टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो वो टोटल डिमांड हो गया। बिल्कुल बात सही है, लेकिन थोड़ा सा एक बात हमें ध्यान देना है ना, ये एक्सपेंडिचर मेथड जो हम लोग पढ़े थे उसमें वो एक्चुअल था, ठीक है। वो जो खर्च हो रहा है उस समय हुआ था, एक्चुअल हुआ था, ये क्या अनुमानित है, बस इतना ही फर्क है। तो कहते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर अप्रोच के जितने भी कंपोनेंट थे सबको आप जोड़ देंगे तो टोटल डिमांड निकल जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, बस अंतर यह है कि वो एक्चुअल था, ये क्या है, अनुमानित है। तो ये कैसे, अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की बात, मतलब हमें चाहिए, हमारी जरूरत है, तो हम उसको कहते हैं डिमांड। तो हम ये कहते हैं कि हमको भाई इतना किलोग्राम चावल चाहिए, इतना किलोग्राम आटा चाहिए, इतना हमें दूध चाहिए, इतना ये चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा डिमांड हो गया। तो चाहिए का मतलब क्या, आप उसको खरीदेंगे, सीधी सी बात है, एकदम साफ स्पष्ट बात है, उसको आप खरीदेंगे भाई। खरीदे का मतलब क्या, कि जो भी आपके पास पैसा है, इनकम है, उसको आप खर्च करेंगे। तो भाई जितने की आपकी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है, उतना पैसा आप क्या करेंगे, खर्च करेंगे। यही हो गया एक्सपेंडिचर, उन आइटम्स पे, उन गुड्स पे आप खर्च करेंगे। चलिए ठीक है, अब जो खर्च करेंगे, देखिए एकदम आ जाते हैं टू द पॉइंट। खर्च करेंगे, कौन करेगा भाई खर्च, जितने लोग हैं वो सब लोग खर्च करेंगे, जितने हैं सब खर्च करेंगे। तो कितने हैं किसी इकोनॉमी में, तो बहुत शुरू से सिस्टमेटिकली हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर सबको बांट दिया जाए एक ग्रुप में, तो 4 मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं, मतलब 4 लोग होते हैं। 4 लोग होते हैं भैया, कौन कौन होते हैं, तो वो 4 लोग होते हैं CIG और X-M, मतलब हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर यानी नेट एक्सपोर्ट। बस किसी इकोनॉमी में बस इतने ही लोग होते हैं, मतलब वही लोग खर्च करेंगे, वही लोग खर्च करेंगे, ठीक है भैया, वही लोग खर्च करेंगे। कौन कौन, C+I+G+X-M, यही लोग 4 लोग खर्च करेंगे, ठीक है। तो यही 4 लोग खर्च करेंगे, तो खर्च करने वाले 4 लोग हो गए। वो अलग बात है कि हम लोग इस यूनिट में किन्सियन थ्योरी पढ़ रहे हैं। जॉन मिनॉल्ड किन्स एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने स्पेशली इस पर बात की है, इसलिए उनके हिसाब से यहां पर जो 4 मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स है, उन्होंने
अपने आसानी के लिए, कुछ प्रयोग के लिए केवल 2 को ही लिया था, C प्लस आई को लिया था। क्यों लिया था अभी इसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे। लिया था तब एक्सपेंडिचर, अब अगर पूरा देखा जाए माइक्रो इकोनॉमिक सेक्टर तो इतने लोग खर्च करेंगे, इतने लोग खर्च करेंगे, लेकिन किल्स के हिसाब से बस इतने ही लोग खर्च करेंगे। ये C प्लस आई बस 2 लोग खर्च करेंगे, स्पष्ट है। और यही हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड, यही यानी इन्हीं लोगों का कुल कितना डिमांड है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड। सीधी सी बात है। हम एक छोटा सा आइडिया आपको दे रहे हैं, आगे जब हम डिटेल में बताएंगे तो अब बिल्कुल और स्पष्ट हो जाएगा। अब भैया स्पष्ट है कि ये लोग खर्च करेंगे। अब ये लोग खर्च करेंगे किस पर? खरीदने पर। क्या खरीदेंगे? गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे, क्योंकि वे तो गुड्स और सर्विसेज को कौन बनाता है? प्रोड्यूसर बनाता है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई करेगा, तब ना हमारे पास आएगा, तब ना डिमांड पूरा होगा हमारा। ठीक है, अब वो लोग यानी सप्लाई करेंगे, कौन? जो बनाएगा। अब जो बनाएगा सप्लाई करेगा, क्या सप्लाई करेगा? वही फाइनल गुड्स सर्विसेज जिसको हम खरीदना चाहते हैं, वो सप्लाई किया। भैया सप्लाई करेगा मतलब प्रोडक्शन कर चुका है, अब वो सबको देगा जब हम खरीदेंगे तो। ठीक है, तो प्रोडक्शन करते समय जितने भी फैक्टर्स लगे होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं 4 फैक्टर्स लगे होते हैं, तो निश्चित तौर से वो चारों फैक्टर फ्री में तो काम नहीं करेंगे भाई। तब ये जो बेचेंगे गुड्स और सर्विसेज जिसका प्रोडक्शन किए हुए हैं, तो जो उनको रेवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा, उन्हीं 4 फैक्टर्स में क्या करेंगे? बांटेंगे। तो इनके हिसाब से तो फैक्टर पेमेंट हो गया, और उनके हिसाब से क्या हो गया? फैक्टर इनकम हो गया। तो वो जब बांटेंगे, स्पष्ट है, तो वो इनकम है। किसके हिसाब से? जितने फैक्टर्स लगे हैं उनके हिसाब से, तो वो वाई से इंडिकेट करते हैं, वो इनकम हो गया। सीधी सी बात है। जब उनका ये इनकम हो गया, तो मान लें हमारे पास पैसा आ गया, मेरा इनकम हो गया, मैंने कुछ भी काम किया, मेरे पास 100 रुपये आ गया, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी आवश्यकताएं या जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, हम उसको खरीदेंगे, यानी खर्च करेंगे। इसका मतलब क्या? किस पर खर्च करेंगे? कंजम्पशन पे खर्च करेंगे। उसे इंडिकेट करते हैं कैपिटल सी से। ये भी हो सकता है पूरा का पूरा हमने खर्च कर दिया, या कुछ बच गया, खर्च करने के बाद जितना इनकम था उसमें से कुछ भाग हमने खर्च कर दिया और कुछ बच गया। जो बच गया उसको हम सेविंग कहते हैं। इसका मतलब क्या? कि वाई के 2 पार्ट हो गए, सी प्लस एस। और जब सी प्लस एस की बात करते हैं तो यही टोटल सप्लाई है, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। अब ये एक छोटी सी कहानी, सिंप्लीफिकेशन आप याद रखिएगा, इसी पर हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। आइए हम पहले डिमांड की बात करते हैं। तो यहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम में, सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती है, यानी युद्ध में लड़ने से पहले किन किन हथियारों की जरूरत पड़ेगी, वही हथियार हम लोग बना रहे हैं। यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को प्रूफ करने के लिए, यानी तय करने के लिए कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहां तय होगा, इसके लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, उसमें से पहला आइटम आपको जो चाहिए वह है एग्रीगेट डिमांड, जैसा कि मैंने इसका मीनिंग आपको अभी अभी बताया। तो ये अगर टोटल डिमांड है सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, तो किन लोगों का है? तो इसमें 4 लोग हैं, सी है, आई है, जी है और एक्स माइनस एम है।
तो जैसा कि कहा गया है कि जो हम लोग नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ चुके हैं, वही चारों यहां पर उसके कंपोनेंट हो जाएंगे। बिल्कुल बात सही है कि जो डिमांड है वही एक्सपेंडिचर है ना। डिमांड है तभी क्या है, एक्सपेंडिचर है। इसीलिए दोनों सेम है भाई, जितनी की डिमांड है उतनी ही एक्सपेंडिचर करेंगे, उससे अधिक तो करेंगे नहीं। इसीलिए हाउस होल्ड्स जो खर्च करता है वही हाउस होल्ड्स की डिमांड होती है। यानी हाउस होल्ड्स जिन आइटम्स पे, जिन गुड्स और सर्विसेज को खरीदना चाहता है फ्यूचर में, वही उसकी डिमांड होगी। डिमांड के बाहर तो खर्च नहीं करेगा, और न डिमांड होगी तो न खर्च करेगा। डिमांड इसलिए खर्च करता है, तो भैया क्या है, इसको हम लोग उसमें पढ़े थे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बस इसी का नाम हो जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन डिमांड। जैसा कि अभी मैंने कहा, डिमांड और एक्सपेंडिचर दोनों सेम है, जैसा अभी मैंने प्रूफ किया। तो यहां पर यह कंपोनेंट, पहला जो कंपोनेंट है किसका, एग्रीगेट डिमांड का, उसका नाम हो जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन डिमांड। मतलब इनकी डिमांड किस पर इनकी डिमांड ड्यूरेबल गुड्स पे, इनकी डिमांड नॉन ड्यूरेबल गुड्स से, इनकी डिमांड सर्विसेज पे। तो ये पहला कंपोनेंट हो गया किसका, एग्रीगेट डिमांड का। अब आते हैं दूसरा हम लोग एक्सपेंडिचर अप्रोच से जब हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की बात करते थे, तो उसमें भी जो दूसरा कंपोनेंट था वो क्या था, ग्रास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो सीधी सी बात है कि फर्म्स जो खर्च करता है किस पे, इन्वेस्टमेंट पे खर्च करता है। तो ऐसे कंडीशन में उनकी डिमांड कैपिटल गुड्स की है तभी ना खर्च करेगा। अगर कैपिटल गुड्स की डिमांड नहीं होगी तो नहीं खर्च करेगा। इसलिए यहां भी जो खर्च है वही डिमांड हो जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा ग्रास इन्वेस्टमेंट डिमांड। इसका नाम हो जाएगा ग्रास इन्वेस्टमेंट डिमांड। जहां एक्सपेंडिचर है वो हट जाएगा, क्या हो जाएगा, डिमांड। बोथ आर सेम। जो कि हम विधिवत इनको हम पढ़ चुके हैं कि कैसे इनको हम लोग दो कैटेगरी में बांटे थे, और दोनों कैटेगरी में जब ये खर्च करेंगे वही इनका क्या हो जाएगा, डिमांड। तो फर्म्स का वही डिमांड किस पर, कैपिटल गुड्स पे है। अब आते हैं तीसरा भाई, अब सेक्टर है कौन सा, गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट भी खर्च करता है किस पर, फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे, जो हम एक्सपेंडिचर पढ़ चुके हैं। क्या, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट निश्चित तौर से जिन गुड्स और सर्विसेज पे खर्च करता है, सीधी सी हम लोग जान चुके हैं, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए खर्च करेगा, राशन बांटने के लिए जो गेहूं है, चावल है, वो खरीदेगा, उस पर खर्च करेगा। सीधी सी बात है। ऐसे में जितना भी वो खर्च करता है किसके लिए, इन्हीं लोगों के लिए, हाउस होल्ड के लिए और फर्म्स के लिए, वो गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर होता है। हम लोग इसको एक्सपेंडिचर अप्रोच में पढ़ चुके हैं। तो भैया गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है बिना डिमांड का तो नहीं ना होगा। गवर्नमेंट को लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने की डिमांड होती है तभी उसको खर्च करता है उसके ऊपर। गवर्नमेंट को लोगों को राशन, चावल, गेहूं, चीनी देने की जरूरत पड़ती है तब उसको खरीदता है, यानी कि उसकी डिमांड होती है। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन डिमांड हो जाएगा इन प्लेस ऑफ एक्सपेंडिचर। ये हो गया आपका तीसरा कंपोनेंट किसका, एग्रीगेट डिमांड का। तो इसी तरह से चौथा है नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सटर्नल सेक्टर। अब इस खर्च में हम लोग देख चुके हैं, सीधी सी बात है कि डोमेस्टिकली हम जिस गुड्स को चाहते हैं, यानी जो हमारी डिमांड है, सीधी सी बात है, तो हम क्या करते हैं, देश में पूरा हो जाता है तो देश से काम चला लेते हैं, नहीं पूरा है तो बाहर से खरीदते हैं। ठीक है ना, बाहर से खरीदते हैं।
तो हम लोग क्या पढ़े थे एक्सपेंडिचर अप्रोच में कि भाई अगर डोमेस्टिकली एक्सपेंडिचर की बात करें एक्सपेंडिचर अप्रोच में, तो ऐसे कंडीशन में बाहर वाले जो भी आपने खर्च किया है बाहर के देशों में जा करके खरीदा है तो उसको बाहर करेंगे ना, इसलिए यहां पर इंपोर्ट को माइनस किया गया है। अब आपके अपने देश में जितना प्रोडक्शन हुआ है आपके काम में तो आ गया, जो बचा है आपने बाहर बेच दिया, तो पता तो चलना चाहिए ना बाहर कितना बेचा, इसलिए उसको आपने प्लस कर दिया। और अगर उनकी डिमांड ना होती, हमारे गुड्स की बाहर डिमांड ना होती तो खरीदते नहीं, और हमें बाहर के गुड्स की डिमांड ना होती तो हम खरीदते नहीं, इसीलिए ये नेट एक्सपोर्ट डिमांड हो जाएगा। सीधी सी बात है। बस एक्सपेंडिचर अप्रोच में और इसमें बस इतना ही अंतर है कि ये अभी होना है, भविष्य में होना है, और जब इनकम कैलकुलेशन की बात हम लोग किए थे किसमें, जैसे इनकम अकाउंटिंग में, तो एक्चुअल किए थे, बस इतना ही अंतर है। इसलिए आपके एग्रीगेट डिमांड की ये 4 कंपोनेंट हो गए, क्या, सी, आई, जी और एक्स माइनस एम, यही 4 कंपोनेंट है। अब यहां एक बात हम बताना चाहेंगे, वो ये बताना चाहेंगे कि आपकी सिलेबस में जब पूछी केवल कंपोनेंट्स की बात, विशेष रूप से सीबीएसई स्टूडेंट्स या किसी बोर्ड के, तो 4 कंपोनेंट बताएंगे। लेकिन किल्स के हिसाब से पूछे जॉन मिनार्ड किल्स, तो जॉन मिनार्ड किल्स ने केवल एक ढंग से कहिए तो 2 ही सेक्टर की बात की है, 4 सेक्टर की बात उन्होंने नहीं किया है। यानी उन्होंने क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की है, ओपन इकोनॉमी की उन्होंने बात नहीं की है अपने प्रयोग के लिए। कहानी थोड़ी लंबी है राइट नाउ केन्सियन थ्योरी को, क्योंकि एक्चुअली जो द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था उस समय की जो समस्याएं थी उसको सॉल्व करने के लिए जितनी थ्योरी का डेवलपमेंट किया था उसमें से ये भी है। तो ऐसे में उन्होंने क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की, ठीक है, ओपन इकोनॉमी की नहीं, बाहर के देशों के चीजों को उन्होंने हटा दिया। और गवर्नमेंट को इसमें इसलिए नहीं लिया कि गवर्नमेंट को एक ढंग से रेमेडी के तौर पर यहां लिया था, गवर्नमेंट को लिया था जैसे रोग के इलाज के लिए, यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन अगर हुआ है तो उसमें से गवर्नमेंट का इस्तेमाल उसने किया था कि यहां इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए उन्होंने इन दोनों को बाहर किया। और किस के अनुसार एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो केवल 2 ही कंपोनेंट होंगे, सी और आई, यही एग्रीगेट डिमांड होगा। सीधी सी बात है। तो इनकी जरूरत थी, ये अति आवश्यक चीज थी। जैसे अति आवश्यक चीज पहले हम जो जैसे मैं दवा की जरूरत है तो भाई पहले हम दवा लेंगे, उसके बाद फिर अपने को स्वस्थ करने के लिए, तगड़ा करने के लिए दूध फल वगैरह जो खाना हो तो खाते रहेंगे। इसलिए इन्होंने अति आवश्यक जो कंपोनेंट है उसको लिया सब समझाने के लिए, वो है सी और आई। इसलिए 4 यहां नहीं लेंगे, आपके सिलेबस में 2 ही है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, यही 2 कंपोनेंट है और इन दोनों कंपोनेंट को हम लोग यहां विधिवत पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक बात बताना चाहेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, यानी अगर हम कंजम्पशन डिमांड की बात करते हैं इसका मतलब क्या, जो फ्यूचर में होने वाला है। इन्वेस्टमेंट डिमांड मतलब होने वाला है। हाउस होल्ड फाइनल गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे कब, फ्यूचर में। आज के आधार पर फ्यूचर में बात करेंगे कि इतना हमको चाहिए, इसलिए फर्म से फ्यूचर में इतना चाहिए। चलिए ठीक है, ये तो हम लोग अभी देख चुके हैं एग्रीगेट डिमांड की बात है। तो एग्रीगेट डिमांड में हम लोगों ने देखा है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, मतलब 2 सेक्टर्स इकोनॉमी की इन्होंने बात किया है। चलिए ठीक है, 2 सेक्टर्स इकोनॉमी की बात किया है। अब हमने देखे होंगे कि इससे पहले बिगिनिंग में जो मैंने भी चार्ट बनाया था एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के लिए, मैंने जो समझाया था, तो मैंने कहा था कि जो इनकम है भैया, उसी इनकम में से लोगों ने खर्च करेंगे, कहीं और से करेंगे नहीं, उसी इनकम में से खर्च करेंगे। अब थोड़ा सा हम इनकम और खर्च के विषय में एक बात कहना चाहेंगे, ठीक है ना। जो किल्स ने समझाया था, ऐसा नहीं कि किल्स नहीं समझाए होते तो पहले था ही नहीं, पहले था, कोई भी चीज पहले हमेशा मौजूद था, हम लोगों ने यानी ह्यूमन बीइंग्स ने उसको सबके सामने पटल पे रखा। तो क्या था इनकम के विषय में, आप भी जानते होंगे, जरा सोचिएगा उसके ऊपर।
कि शुरू शुरू में अगर हमारा इनकम होता है, अब मान लीजिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी तो आपका कुछ इनकम नहीं है, अभी तो जो है माँ बाप का सब खर्च कर रहे हैं या कहीं से मिल जा रहा है तो खा पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई, आप बिजनेस करने लगे, है ना, तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं कि जैसी नौकरी लगेगी ना तो सबसे पहले तो मैं ये खरीदूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उस समय क्या करते हैं ना, आप अनाप शनाप खर्च कर डालते हैं, है ना। यानी आपको जितनी तनख्वाह मिलना है वो तो करते ही करते, कभी कभी उससे भी अधिक कर देते हैं, क्योंकि उस समय आपको लगता है कि नहीं पूरा भ्रास निकालेंगे, बचपन से लेकर अब तक जितना हमारा आवश्यकताएं थी या जो भी हमारी जरूरतें थी लोगों ने पूरा नहीं किया, अब हम तो फ्री हैं भाई, हम तो कर लेंगे। आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए शुरू शुरू में क्या होता है ना कि जितना इनकम होता है उतना क्या उससे भी अधिक लोग खर्च कर देते हैं, शुरू शुरू में होता है। चलिए खर्च कर देते हैं। तो वाई को मैंने समझाया था क्या, इनकम तो शुरू शुरू में खर्च कर देते हैं जब तक आपको नौकरी मिलेगी तब, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली है तब भी आप खर्च नहीं करते हैं। करते हैं भाई, आपको पैसा मिले चाहे ना मिले, लेकिन खाना तो चाहिए, कपड़ा तो चाहिए। अब उससे इनकम से तो कोई मतलब नहीं है, वो तो अति आवश्यक चीज है, सबके लिए चाहिए। इसीलिए देखिए यहां जब इनकम जीरो है ना तो आपका जो कंजम्पशन डिमांड है वो जीरो नहीं है। तो फिर है फ्यूचर की बात। अब देखिए एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक बार आपको एक सहारा दे दिया गया था कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो एक्सपेंडिचर अप्रोच है वही डिमांड हो जाएगा, तो गलती से लिखते समय लोग उसी का नकल कर देते हैं, ये ठीक नहीं। जैसा अभी मैंने बताया था वो एक्चुअल था, ये क्या है, फ्यूचर की बात, ये होने वाला है, ये डिजायर्ड है, ठीक है ना, ये एक्सेंट है, एक्सपोस्ट नहीं है। तब ऐसे कंडीशन में एक्सेंट का मतलब क्या, फ्यूचर की बात। तो इसका मतलब क्या कि अब मान लीजिए कि फ्यूचर में इनकम जीरो है, मतलब क्या कि उस समय आप कुछ नहीं कमाते हैं, फिर भी आप यहां पर जब कंजम्पशन डिमांड करने वाले हैं कितना, मान लीजिए 40 रुपया। अगर हम एक बात की बात करें, एक व्यक्ति का नहीं, ये तो पूरे इकोनॉमी की है, 40 रुपया। अब 40 रुपया कहां से आया, तो वही चीजें, वही 40 रुपया, यानी जब आप नहीं कमाते हैं तब भी आपके पास कुछ अति आवश्यक चीजें, जिंदा रहने के लिए खाना, है ना, समाज में रहने के लिए कपड़ा चाहिए ही चाहिए, तो इनकम से उससे कोई मतलब नहीं है, वो खर्च है कितना, 40 रुपया। अब सवाल उठता है कि 40 रुपया कहां से आएगा, सीधी सी बात है, कहां से आया, आपके मम्मी पापा ने दिया, दादा दादी ने दिया, तो आपका तो है नहीं। बात समझ में आ रहा है। अब उनके पास जो भी सेविंग था उसी में से देंगे ना, मतलब पास्ट सेविंग से, इसीलिए कहा जाता है क्या, पास्ट सेविंग से, वो वर्तमान का नहीं है। तो उसी पास्ट सेविंग से या किसी से उधार लेकर मान लीजिए आपकी खाना पूर्ति हुई, वो है 40 रुपया। चलिए आपकी नौकरी लग गई, अब कमाना शुरू किए। अब पहले कुछ नहीं था, अब कितना हो गया, 100 हो गया। अब 100 रुपया आपने कमाया, ठीक है ना, खर्च कर दिया कितना, 120 रुपया भैया, क्योंकि शुरू शुरू की कमाई है। शुरू शुरू में लोग जितनी भी उनके दिमाग में जरूरतें आती हैं, जितनी भी डिमांड होने वाली हैं थी, जो नहीं कर पाए थे वो सब खर्च करते हैं। और इसी को किसने क्या कहा था, फंडामेंटल लॉ ऑफ द साइकोलॉजिकल फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन है। इसी को मतलब एक ढंग से क्या, ये साइकोलॉजिकल थ्योरी पे डिपेंड करता है क्या, कि शुरू शुरू में जब हम पहली बार कमाते हैं या इनकम आता है तो हम बिल्कुल हवा की खर्च करते हैं। इसका मतलब क्या कि हम उस समय ये नहीं सोचते हैं कि कितना खर्च कर रहे हैं, सब खर्च कर देते हैं, क्या उससे अधिक भी खर्च कर देते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। इसीलिए आपने कमाया कितना, 100 रुपया, खर्च कर दिया 120 रुपया। अब आप कमाना शुरू कर दिए भाई, इनकम आने लगा, फिर इनकम आपके पास 200 रुपये आ गया। तो शुरुआती दौर में, अब ध्यान दीजिए साइकोलॉजिकल जो लॉ है किन्स का बिल्कुल सही है, उन्होंने जो कहा था, अब वो लॉ देखिए दे रहा है, लेकिन शुरुआत में तो आपने अनाप शनाप खर्च कर दिया, क्योंकि उससे पहले बहुत आप त्रस्त थे, नहीं पूरा कर पाते थे, अब मौका मिला है, कर रहे हैं। अब जब इनकम आपका बढ़ने लगा, अब शुरू का दिन नहीं रहा, कुछ आगे बढ़ गए आप, तो ऐसे कंडीशन में जब आपके पास 200 रुपए आ गया,
तो शुरुआती दौर की तो जितनी भी आपकी जरूरतें थी लगभग आप उसको तो पूरा कर लिया। अब सोचते हैं क्या करेंगे यार, इतना शर्ट हो गया, इतना पैंट हो गया है, ये घड़ी हो गई है, अब क्या करेंगे, उसी को माला बनाएंगे? नहीं, तो अपने आप आपका खर्च कम हो जाता है। तो अब देखिए इनकम 200 है तो खर्च भी कितना हुआ? 200 हुआ। सीधी सी बात है, 200 हुआ। अब उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा, देखिए धीरे धीरे अब इनकम 300 हुआ, तो यहां पर आप देख रहे हैं जितना इनकम था उतना खर्च कर दिया। और आपके दिमाग में आया अरे यार कितना खरीदेंगे, हमारी जरूरत तो पूरा हो गई। जब इनकम 300 हुआ तो अब खर्च 300 नहीं किए, उससे कम कर दिए, मतलब कुछ बचना बच भी गया अपने आप, या बचाने लगे। अब जैसे जैसे आप इनकम बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे पूरा का पूरा नहीं खर्च कर रहे, कुछ आप बचा रहे हैं और उससे कम आप खर्च कर रहे हैं। ये पहली बात हो गई खर्च का और इनकम का। अब इसके बीच की स्थिति देखिए, इसके बीच की स्थिति क्या है? देखिए आपके पास जब इनकम कुछ नहीं था और उसके बाद जब पहली बार इनकम हुआ 100 रुपया, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 100 के बराबर है। और यहां पहली बार खर्च किए 40 रुपया और दूसरी बार कितने? 120 रुपया। दोनों का अंतर कितना है? 80 है। यानी इन दोनों का जो अंतर है वो 100 रुपए का है, ठीक है, और इन दोनों का जो अंतर है वो 80 रुपए के बराबर है। इसका मतलब क्या कि इनकम जिस गति से बढ़ रहा है आपका खर्च उसकी कम गति से बढ़ रहा है। किसने इसी को ला बना दिया, फंडामेंटल कंजम्पशन ला। और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है कि जितना इनकम होगा हमेशा खर्च उससे कम करेगा, जो अभी मैंने इससे पहले समझाया उसी सिद्धांत के हिसाब से। ये तो स्पष्ट हो गया। इसीलिए जब कभी भी आपसे कहा जाए कि भाई जितना इनकम है खर्च उस गति से नहीं हो रहा है, क्यों, तो वहीं आप बताएंगे क्या? साइकोलॉजिकल जो लॉ है जर्म नॉटकिंस की, उसी के हिसाब से है। और समझाने के लिए जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था उसी को आप समझाइएगा। ये तो हो गया। अब एग्रीगेट डिमांड का पहला कंपोनेंट सी की मैंने हालत समझा दी, उसकी टेंडेंसी। अब आई मतलब इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात। देखिए अब इन्वेस्टमेंट डिमांड भैया देखिए हर इनकम के हर लेवल पे स्थिर है, 20 है, 20 है, 20 है, 20 है, 20 है, 20 है। और सुनिए कुछ भी आप नंबर दे सकते हैं, बस नंबर देने के लिए इस लॉ को ध्यान में रखिएगा, जो सोसाइटी की प्रवृत्ति होती है, जैसे कि मैं समझा रहा हूं आपको। तो देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये कांस्टेंट है, इनकम के हर लेवल पे कांस्टेंट है। अब इनकम के हर लेवल पे कांस्टेंट है मतलब क्या भैया? इनकम तो बढ़ रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड तो नहीं बढ़ रहा है। अब सीधी सी बात है कि ये डिमांड किसकी है? फर्म्स की डिमांड है भैया। तो इनकम अगर बढ़ेगा तो फर्म्स को निश्चित तौर से पहले से अधिक मशीन खरीदनी चाहिए ना, ताकि और इनकम बढ़े। लेकिन नहीं, इसको क्या किया गया? स्थिर किया गया है। इसे स्थिर क्यों किया गया है? क्योंकि वास्तव में किन्स ने एक प्रयोग किया था, क्या कि आवश्यक इन्वेस्टमेंट डिमांड है। ये ना आपने कि आवश्यक इन्वेस्टमेंट डिमांड है, पहले इसको अस्थिर रख करके और तब चेक करते हैं किसको? इसी कंजम्पशन को और इनकम को कि वास्तव में क्या असर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या कि इनकम के बढ़ने से, इनकम के घटने से इन्वेस्टमेंट का कोई असर नहीं है। इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट डिमांड इनकम के हर लेवल पर क्या है? ये हर लेवल पर कांस्टेंट है। और इसीलिए यहां इन्वेस्टमेंट डिमांड को ऑटोनोमस कहा गया है। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिमांड है और इसको हम आई बार से इंडिकेट करते हैं। ये ऑटोनोमस है, ठीक है। और यहां भी जो ये 40 रुपया है, अगर एक व्यक्ति की बात करें, पूरी इकोनॉमी के तो भाई करोड़ों में ले जा सकते हैं, ये 40 जो है ना, ये खर्च सी, ये भी ऑटोनोमस है।
ये ऑटोनोमस क्यों है? क्योंकि जीरो लेवल के इनकम पे इनकम कुछ नहीं है फिर भी खर्च है। इसका मतलब क्या कि इस खर्च का इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए इसे भी हम यानी सी को भी हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या डिमांड कहते हैं, और इसे सी बार से इंडिकेट करते हैं। इसे क्या क्या करते हैं? सी बार से इंडिकेट करते हैं। और तीसरे एक फैक्ट हम देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे कि वास्तव में अगर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर की आप बात करें, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है सी बार प्लस आई बार। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर की मतलब जीरो लेवल के इनकम पे जो भी कंजम्पशन डिमांड होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट डिमांड होता है, वो कांस्टेंट होता है। ये सब में है, ये 40 सब में है, इसलिए 40 क्या है? कांस्टेंट है। ये भी 20 क्या है? कांस्टेंट है। अब आपको एग्रीगेट डिमांड के दोनों कंपोनेंट को मैंने यहां पर समझा दिया है। अब ये इन्वेस्टमेंट डिमांड क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ऑटोनोमस है। जानते हैं जैसे ये बढ़ जाएगा ना, इसका मतलब इसका ताल्लुक हो जाएगा किससे? इनकम से। कि अगर इनकम बढ़ेगा तो जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी फर्म से पहले से अधिक मशीनें खरीदने लगेगी। मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा होता है ना तो इसका दूसरा नाम होता है, इसे कहते हैं इंड्यूस्ड। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड हो जाएगा, ऑटोनोमस नहीं रहेगा। लेकिन यहां पर एज्यूम किया गया है क्या कि यहां जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो ऑटोनोमस होगा, इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो ये हर इनकम के लेवल पे कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए भैया, एग्रीगेट डिमांड अभी मैंने यहां बताया था किन्स के अनुसार क्या होता है? सी प्लस आई। यानी जो सी प्लस आई है ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, सी प्लस आई। अब सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड है। अब दोनों को आप जोड़ देंगे, दोनों को आप जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद एग्रीगेट डिमांड मिलेगा। देखिए सी की वैल्यू जीरो लेवल के इनकम पे 40 है, आई का 20 है, 60 हो गया। 120 20 140 हो गया, 220 220 हो गया, 280 20 300 हो गया, 360 और 20 380 हो गया, 440 और 20 460 हो गया। और यहां पर जैसे कि मैंने बताया था, याद रखिए इनकम का हर लेवल पर जो चेंज है ना, देखिए इनकम के हर लेवल पे जो चेंज है वह स्पष्ट है क्या? 100 का 100 ही है, वो अधिक नहीं है। यहां भी देखिए, यहां भी कंजम्पशन डिमांड की बात करें तो हर लेवल पे कितना चेंज है? 80। हर लेवल पे आपको 80 मिलेगा, हर लेवल पे आपको 80 मिलेगा। इसका मतलब क्या कि इनकम में चेंज भी कांस्टेंट है और कंजम्पशन में चेंज भी कांस्टेंट है। ये बहुत काम की चीज है, आगे सब हम इसको बताते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, कहां जरूरत है। चेंज जो है कांस्टेंट है, ठीक है। और देखिए तो शुरुआती दौर में इनकम जैसे ही बढ़ता जा रहा है, देखिए कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंजम्पशन डिमांड का जो बढ़ने की गति है वो इनकम से कम है। और जहां पर ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, कौन? इनकम और कंजम्पशन, मतलब वाई जहां भी सी के बराबर हो जाएगा भैया, उसको एक दूसरा टर्म दे दिया जाता है। उसको कहते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर कि इनकम का लेवल और कंजम्पशन डिमांड का लेवल दोनों आपस में क्या हो जाता है? दोनों बराबर हो जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट की। और ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की स्थिति और ब्रेक इवन पॉइंट की बाद की स्थिति आप खुद देख के बता सकते हैं क्या? ब्रेक इवन से पहले की स्थिति अगर देखते हैं तो जितना इनकम का लेवल है उसके सामने जो भी कंजम्पशन है वो क्या है? अधिक है।
इनकम 0, कंजम्पशन डिमांड 40, इनकम 100, कंजम्पशन डिमांड 120। यानी 200 के इनकम के लेवल को छोड़ दे जहां पर ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो उससे पहले कंजम्पशन डिमांड अधिक है, किससे, इनकम के लेवल से। और उसकी बाद की स्थिति देखें तो कंजम्पशन डिमांड की स्थिति कम है और इनकम का अधिक है। इनकम 300 रुपया है तो कंजम्पशन डिमांड 280 है, इनकम 400 है तो कंजम्पशन डिमांड 360 है, इनकम 500 है तो कंजम्पशन डिमांड 440 है। और यही वजह है कि जो बीच में है ये दोनों को दो भागों में बांट देता है। इसमें फिर हम विधिवत विचार करेंगे, बात करेंगे। और इस टेबल को, जो अभी आपके सामने टेबल है, ये टेबल जो है, इस टेबल को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। जब कभी भी आपसे कहा जाए क्या कि कंस्ट्रक्ट एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, आप इसी शेड्यूल को, इसी टेबल को आप बना देंगे, विधिवत आपका बन जाएगा क्या, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। इसी एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के आधार पे आप इसी को ग्राफ पेपर पे आप समझा सकते हैं, इसी को ग्राफ पेपर पे आप समझा सकते हैं। ग्राफ पेपर पे हम लोग जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, जो हम लोग क्लास 11th में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो करना क्या है भैया, इसी टेबल को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना है। तो एक्स एक्सिस पे हम वाई कौन है, इनकम को लेते हैं, और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड को लेंगे। यानी एग्रीगेट डिमांड में क्या है, सी प्लस आई, ये है आपका एग्रीगेट डिमांड। सी बात है। तो यूनिफॉर्म स्केल से यानी आप बनाते गए, ये हो गया भैया 40, ये हो गया 80, ये 120, ये हो गया आपका 160, 40, 80, 120, 160, और ये हो गया 200। इसी तरह से आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये 40 हो गया, ये 80 हो गया, 120, 160, 200। ठीक है, फिर आगे आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं इनकम को, बढ़ा दिया। ठीक, 240, 280, 300 ऑनवर्ड्स। अब यहां पे एग्रीगेट डिमांड को, यानी आप सी को भी ड्रा करेंगे, आई को भी ड्रा करेंगे। अब देखिए कि अगर यहां पर जीरो लेवल ऑफ इनकम है, जीरो लेवल ऑफ द इनकम है, तो आई की वैल्यू कितनी भैया, 20 है। अब मान लीजिए आपने यहां पर 20 का स्केल बनाया, तो जीरो है तब भी 20, इसका मतलब क्या, इनकम जीरो है तब भी 20, 100 है तब भी 20, 200 है तब भी 20, 300 है तब भी 20। इसका मतलब क्या, अब ये इनकम के हर लेवल पे 20 ही रहेगा। इस ढंग से जो पॉइंट बनेंगे, उस पॉइंट को अगर यहां प्लॉट करेंगे तो ये क्या बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड का जो लाइन बनेगा वो ठीक एक्स एक्सिस के समानांतर बनेगा। अब हम ड्रा करेंगे कंजम्पशन डिमांड लाइन। तो सीधी सी बात है, अब कंजम्पशन डिमांड लाइन ड्रॉ करने से पहले उसकी ओरिजिन कहां है ये पता करेंगे। तो देखिए भैया, जब इनकम का लेवल 0 है ना, तो ये कितना है, 40। इसका मतलब क्या कि इनकम का लेवल अगर 0 है, ठीक है, सीधी सी बात है, इनकम का लेवल अगर 0 है तो ये कितना है, 40 है। तो इनकम का लेवल 0 है तो ये क्या हो गया, 40, यानी यहां हो गया आपका क्या, 40। तो अब यह स्पष्ट हो गया कि यहां से ओरिजिनेट होगा। और साथ ही साथ कि जब जब इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन डिमांड भी क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। तो इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन डिमांड भी आपका बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर से पॉइंट जो भी मिलेंगे आपको, ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाएंगे, सभी पॉइंट्स ऊपर की तरफ जाएंगे।
यानी आपको पॉजिटिव लाइन मिलेगा, क्योंकि यहां पर दोनों वेरिएबल इंक्रीज कर रहे हैं या एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो जब भी दोनों वेरिएबल एक ही दिशा में जाएं, जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं या 9th 10th के मैथ में पढ़ चुके हैं, तो स्पष्ट है कि इसका जो स्लोप होगा ना वो पॉजिटिवली अपवर्ड जाएगा। पॉजिटिवली क्या जाएगा? अपवर्ड जाएगा और सीधी लाइन बनाएगा। क्यों सीधी लाइन बनाएगा? अब ये सब बात हम लोग बाद में करेंगे, यहां डिटेल में नहीं, क्योंकि उसका जो स्लोप है ना, स्पष्ट है, उसका जो स्लोप है वो डिपेंड करता है इन दोनों वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है। चेंज अगर लीनियर होता है, मतलब चेंज कांस्टेंट हो, देखिए चेंज कांस्टेंट है तो लाइन सीधी बनेगी, इसलिए लाइन क्या हो रहा है? सीधी बन रहा है। यह है आपका कंजम्पशन डिमांड लाइन, ये आपका कंजम्पशन डिमांड लाइन है, सीधी सी बात है। और इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया, देखिए सी को भी जोड़ दिया और आई को भी जोड़ दिया, सी को भी जोड़ दिया और आई को भी जोड़ दिया, तो स्पष्ट है 40 और 20 कितना हो गया? 60 हो गया। यानी यहां पर आप जोड़ेंगे 20 और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो गया आपका, मान लीजिए 60 हो गया, ठीक है, ये 60 हो गया। तो भैया आप देखिए कि ये एडी क्या है? सी प्लस आई है। एडी क्या है? सी प्लस आई है। तो एडी और सी में अंतर कितने का है? आई का है। दोनों में अंतर कितने का? आई है। और आई देखिए दोनों के बीच में क्या है? एक बराबर का गैप रखा हुआ है। दोनों में दूरी कितनी है? केवल 20 का 20 का 20 का 20 का भैया। तो स्पष्ट है उससे जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो भी पैरेलल होगा सी के, लेकिन सी से ऊपर जाएगा, क्योंकि जो एडी है वो सी से अधिक है। कितना? आई के बराबर, क्योंकि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तब आपका ये एग्रीगेट डिमांड लाइन बनेगा। और एग्रीगेट डिमांड लाइन क्या होगा? पैरेलल टू द कंजम्पशन डिमांड लाइन। और कंजम्पशन डिमांड लाइन से ऊपर होगा। ऊपर क्यों हो गया? क्योंकि एडी की वैल्यू होता है क्या? एडी इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई। उसमें से सी इंक्लूड है, तो सी से कितना बड़ा है? आई के बराबर, इसलिए क्या होगा? पैरेलल। अभी मैथमेटिकली मैंने बताया, अभी फिर इस पर हम लोग काम करेंगे। ये आपका जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व है। जब क्वेश्चन में कहे कि एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ करिए, तो इसी शेड्यूल को बना करके और ये कर्व आप क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोग सिंपली एक चीज पढ़े क्या? एग्रीगेट डिमांड, जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम में काम करेंगे। आज बस इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। जय हिंद।